नमस्कार, मैं हूं सत्यपाल और आप देख रहे हैं CWB हिंदी न्यूज। हरियाणा में जल्द होंगे निकाय चुनाव, मंत्री अनिल विज ने दी है जानकारी। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने कहा है कि प्रदेश में निकाय चुनाव बहुत जल्द होंगे और चुनावों को लेकर तैयारियां की जा रही हैं। हरियाणा सरकार द्वारा आगामी 5 अप्रैल को हरियाणा विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया जा रहा है, जिस पर प्रतिक्रिया देते हुए गृह मंत्री अनिल विज ने कहा कि सत्र में पंजाब द्वारा की गई बात का जवाब दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि बहुत ही जल्द प्रदेश में निकाय चुनाव होंगे और जिसके लिए तैयारियां की जा रही है। निकाय चुनाव भाजपा व जसपा मिलकर लड़ेंगे के सवाल के जवाब में अनिल विज ने कहा कि हरियाणा में भाजपा व जसपा का गठबंधन है। चुनाव को लेकर भी अभी औपचारिक बातचीत नहीं हुई है, मगर अभी जसपा के साथ संवैधानिक तौर पर भाजपा का गठबंधन है। अनिल विज ने कहा कि लोगों को बहुत बड़ी गलतफहमी है कि पंजाब में आम आदमी पार्टी जीती है। अगर आम आदमी पार्टी की नीतियों से ही जीत हुई होती तो उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, गोवा व मणिपुर में भी जीत क्यों नहीं हुई। पंजाब के हालात कुछ और थे। हरियाणा में फिर शुरू हुआ आंदोलन, किसानों ने टोल फ्री करवाया। सीएम की रैली में जा रहे वाहन रोके गए तो वहीं बीजेपी के झंडों को लगाई गई आग। हरियाणा के जींद जिले में रविवार को उचाना स्थित खटखट टोल प्लाजा पर धरने पर बैठे किसान बिफर गए। किसानों ने पूर्व नियोजित कार्यक्रम के अनुसार पहले तो खटखट टोल प्लाजा को फ्री करवाया और फिर सफेदों में मुख्यमंत्री मनोहर लाल की रैली में जाने वाले वाहनों को रोककर उन पर लगे भाजपा के झंडों को उतारकर आग के हवाले कर दिया गया। इस दौरान 3 युवा अनशन पर भी बैठे। किसानों ने कहा कि जब तक उनकी मांगों को पूरा नहीं किया जाता तब तक टोल फ्री रहेगा। बर्बाद हुई फसलों के मुआवजे की राशि खाते में न आने पर किसानों में सरकार के प्रति आक्रोश है। किसान नेताओं ने स्पष्ट किया है कि जब तक उनकी मांगों को पूरा नहीं किया जाता उनका विरोध जारी रहेगा। मॉडल संस्कृति स्कूलों में प्रवेश के लिए आवेदन 5 अप्रैल से शुरू। स्कूल मुखिया के पास निःशुल्क यानी फ्री मिलेगा आवेदन। मॉडल संस्कृति राज्य के वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालयों एवं राजकीय प्राथमिक पाठशालाओं में 5 अप्रैल यानी कल से दाखिला प्रक्रिया प्रारंभ होगी। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी CBSE से संबंधित इन विद्यालयों में पिछले शैक्षणिक सत्र से अंग्रेजी माध्यम से पढ़ाई करवाई जा रही है। विद्यालय शिक्षा निदेशालय की ओर से सत्र 2022-23 में उपलब्ध सीटों पर नियमानुसार दाखिले किए जाएंगे। मॉडल संस्कृति स्कूलों में CBSE पैटर्न लागू करने से अभिभावकों एवं विद्यार्थियों का इन सरकारी स्कूलों के प्रति रुझान बढ़ा है। कम खर्च में बेहतरीन पढ़ाई होना इसका मूल कारण है। विद्यालय प्रबंधन द्वारा स्कूल में उपलब्ध सुविधाओं के मद्देनजर कक्षा 1, 6, 9वीं तथा 11वीं कक्षा में अंग्रेजी माध्यम में ही दाखिले लिए जाएंगे। अन्य कक्षाओं की बात करें तो इनमें दाखिले खाली सीटों के आधार पर लिए जाएंगे। कक्षा 1 से 5वीं में अधिकतम 30 विद्यार्थी प्रति सेक्शन बैठेंगे, तो वहीं कक्षा 6 से लेकर 8वीं में 35 विद्यार्थी तथा कक्षा 9वीं से 12वीं में 40 विद्यार्थी अधिकतम प्रति सेक्शन निर्धारित किए गए हैं। वहीं मॉडल संस्कृति स्कूलों में पंजीकरण के लिए केवल एक बार ही फीस ली जाएगी। गत वर्ष से दाखिल विद्यार्थियों से किसी भी तरह का कोई पंजीकरण शुल्क नहीं लिया जाएगा। 1 से 5वीं के लिए एक मुश्त दाखिला राशि की बात करें तो 500 रुपए व 6 से 12वीं के लिए 1000 रुपए निर्धारित किए गए हैं। इसके अलावा 1 से 3री के लिए 200 रुपए प्रति माह, 4 से 5वीं के लिए 250 रुपए, 6 से 8वीं के लिए 300 रुपए, 9वीं से 10वीं के लिए 400 रुपए तथा 11वीं से 12वीं के लिए 500 रुपए प्रति माह फीस निर्धारित की गई है। फरलो मारने वाले हो जाए सावधान, छूट खत्म, अब समय पर पहुंचकर बायोमेट्रिक हाजिरी लगानी होगी। हरियाणा के सभी सरकारी विभागों, बोर्ड निगमों और सार्वजनिक उपक्रमों में 5 अप्रैल से अफसरों, कर्मियों को समय पर पहुंचकर बायोमेट्रिक हाजिरी देनी होगी। कोविड संक्रमण के कारण कई तरह के प्रभाव झेलने और साइड इफेक्ट को देखते हुए इसे बंद कर दिया गया था, लेकिन अब फरलो मारने संबंधित शिकायतों के साथ ही लापरवाही देखी जा रही है। राज्य सरकार के मुख्य सचिव ने अब हाजिरी के मामले में सख्ती से पालन कराने का आदेश जारी कर दिया है। 5 अप्रैल से कर्मचारियों की बायोमेट्रिक हाजिरी लगेगी। अब बायोमेट्रिक हाजिरी लगाने में कोई बहानेबाजी नहीं चलेगी। अब मुख्यमंत्री प्रगतिशील किसान सम्मान आसान नहीं होगा। कृषि एवं कल्याण विभाग की टीम किसान के खेतों में जाकर करेंगे आकलन। सरकार द्वारा अब हर क्षेत्र में पारदर्शिता लाने के साथ साथ भ्रष्टाचार पर रोक लगाने का काम किया जा रहा है। इसी संदर्भ में अब कृषि एवं कल्याण विभाग ने भी एक नया कदम उठाया है। विभाग द्वारा सरकार द्वारा चलाई गई मुख्यमंत्री प्रगतिशील किसान सम्मान योजना के आवेदकों की फिजिकल जाँच करने का ऐलान किया है। इसे लेकर कृषि एवं कल्याण विभाग के अधिकारियों को आदेश पारित करते हुए आदेश दिए गए हैं कि जिन भी किसानों ने मुख्यमंत्री प्रगतिशील किसान सम्मान योजना इसके लिए ऑनलाइन आवेदन किया है, उनकी फिजिकल जांच कर रिपोर्ट तैयार करें ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो सके। सरकार की केवल एक ही मंशा है कि योग्य किसान को उसका हक व सम्मान मिल सके। योजना में राज्य स्तर पर प्रथम पुरस्कार की बात करें तो 5 लाख रुपए, द्वितीय पुरस्कार हेतु 3-3 लाख रुपए के 2 किसान व तृतीय पुरस्कार हेतु 1-1 लाख रुपए के 5 किसान एवं जिला स्तर पर 50-50 हजार रुपए के 4 किसानों को पुरस्कार दिए जाएंगे।
प्रोफेसर जेपी यादव बने इंदिरा गांधी यूनिवर्सिटी मीरपुर के नए वाइस चांसलर। इंदिरा गांधी यूनिवर्सिटी मीरपुर रेवाड़ी के वीसी के रूप में प्रोफेसर जेपी यादव को प्रदेश के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने 3 साल के लिए नियुक्त किया है। इस यूनिवर्सिटी में वीसी नियुक्त होने वाले प्रोफेसर यादव पूर्व वीसी एक गट्ठड़ की तरह एमडीयू रोहतक में अपनी सेवाएं देकर आए हैं। वह एमडीयू में जेनेटिक्स विभाग के प्रोफेसर एवं विभागाध्यक्ष के पद पर अपनी सेवाएं दे चुके हैं। मूल रूप से झज्जर जिले के खेड़ी खातीवास गाँव के रहने वाले हैं। वैसे कॉलेज रोहतक से बीएससी की पढ़ाई की। साल 1984 में उन्होंने एमडीयू से बायो साइंस में एमएससी की। साल 1991 में एमडीयू में लेक्चरर के पद पर अपनी सेवाएं शुरू करने वाले प्रोफेसर यादव ने बाद में बायो साइंस से पीएचडी की। इसके लिए वे यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर और डिपार्टमेंट हेड बने। मौसम की जानकारी। आईएमडी ने देश के कई राज्यों में दी भारी बारिश की चेतावनी, तो वहीं इन हिस्सों में चढ़ेगा पारा। देश के कई राज्यों में अभी से ही लोगों को जून जुलाई जैसी गर्मी का एहसास होने लगा है। ऐसे में भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने देश के कई राज्यों ने आगे 3 दिनों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। इसके अलावा विभाग ने उत्तर भारत समेत देश के कई राज्यों में लू की भी चेतावनी जारी की है। आईएमडी के अनुसार उत्तर प्रदेश, बिहार, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश समेत उत्तर भारत के कई हिस्सों में लू चलने की ज्यादा संभावना है। गुजरात में तापमान में कमी दर्ज नहीं की जाएगी, यहाँ पारा और ऊपर चढ़ेगा। मौसम विभाग की माने तो दक्षिण पश्चिमी उत्तर प्रदेश, गुजरात, छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश, राजस्थान के कुछ इलाकों और तेलंगाना के कुछ हिस्सों में लू की स्थिति बनी रहेगी। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के मुताबिक बंगाल की खाड़ी से दक्षिण पश्चिमी हवाएं बहुत तेजी के साथ चलेंगी। ये तेज हवाएं आने वाले 5 दिनों में मिजोरम, मेघालय, मणिपुर, असम, अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा और नागालैंड में भारी बरसात की वजह बनेंगी। 2 से 4 अप्रैल के बीच सिक्किम और पश्चिम बंगाल के उत्तरी हिस्सों में बारिश की उम्मीद है। 3 से 4 अप्रैल को मेघालय में भी भारी बारिश की संभावना जताई गई है। चंडीगढ़ पर 2 राज्यों में टकराव। सीएम मनोहर ने 5 अप्रैल को हरियाणा विधानसभा का स्पेशल सत्र बुलाया। पंजाब में प्रस्ताव पास होने से गरमाई राजनीति। पंजाब विधानसभा द्वारा चंडीगढ़ को लेकर प्रस्ताव पारित किए जाने के बाद से हरियाणा में भी सियासत तेज हो गई है। पंजाब को जवाब देने के लिए हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने 5 अप्रैल से विशेष सत्र बुला लिया है। इस क्रम में रविवार और बीती रात चिंतन मंथन में जुटे हरियाणा के मुख्यमंत्री ने मंत्रिमंडल की बैठक को लेकर पंजाब को जवाब देने के लिए हरियाणा विधानसभा का विशेष सत्र बुलाने का फैसला ले लिया है। फिलहाल यह 1 दिन का रहेगा और बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की मीटिंग में सत्र की अवधि को लेकर फैसले में बदलाव भी किया जा सकता है। कुल मिलाकर हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल द्वारा रविवार को अचानक मंत्रिमंडल की बैठक बुलाए जाने के साथ यह साफ हो गया है कि वह पंजाब को जवाब देने की तैयारी है। हालांकि विपक्ष के नेताओं, पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा और प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष कुमारी शैलजा के साथ साथ इनेलो के विधायक अभय सिंह चौटाला सभी हरियाणा के हकों को लेकर सरकार का साथ देने की घोषणा कर चुके हैं। इतना ही नहीं, ये सभी हरियाणा विधानसभा का विशेष सत्र बुलाने की मांग पंजाब द्वारा पारित किए गए प्रस्ताव वाले दिन से ही कर रहे हैं। आंगनवाड़ी वर्करों के समर्थन में आई कर्मचारी संगठन, सरकार को दी 7 अप्रैल तक की चेतावनी। आंगनवाड़ी वर्कर्स और हेल्पर्स की मांगों को लेकर संयुक्त किसान मोर्चा सहित मजदूर, कर्मचारी, महिला व युवा संगठन लामबंद हो गए हैं। सभी संगठनों ने मुख्यमंत्री को संयुक्त पत्र लिखकर मामले में तुरंत हस्तक्षेप कर हड़ताली आंगनवाड़ी तालमेल कमेटी को बातचीत के लिए आमंत्रित करने और उनकी जायज मांगों को मानकर हड़ताल को समाप्त करवाने की मांग की है। यही पत्र हरियाणा के मुख्य सचिव, महिला एवं बाल विकास विभाग की अतिरिक्त मुख्य सचिव तथा मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव को भी भेजा गया है। संगठनों के नेताओं ने कहा है कि अगर सरकार ने 7 अप्रैल तक कोई ठोस कार्यात्मक कार्रवाई नहीं की तो 8 अप्रैल को प्रदेश भर में आक्रोश प्रदर्शन किए जाएंगे, जिसमें सभी संगठन शामिल होंगे। अपना हक अच्छे से लेना जानता है हरियाणा, दिग्विजय चौटाला का बड़ा बयान। हरियाणा व पंजाब की संयुक्त राजधानी चंडीगढ़ को लेकर पंजाब सीएम भगवंत मान के बयान पर पंजाब विधानसभा में पारित प्रस्ताव पर जननायक जनता पार्टी के प्रधान महासचिव दिग्विजय सिंह चौटाला ने तीखी प्रतिक्रिया दी है और कहा कि ना नोमन तेल होगा ना राधा नाचेगी। उन्होंने कहा कि पंजाब सरकार अपने लोगों में वाहवाही लेने के लिए कुछ कहते रहे, चंडीगढ़ हरियाणा की राजधानी है और रहेगा। उन्होंने कहा कि चंडीगढ़ और SYL नहर पर हरियाणा का हक है और हरियाणा के लोग अपना हक लेना अच्छे से जानते हैं। दिग्विजय सिंह चौटाला ने कहा कि पंजाब की नई सरकार को गलतफहमी न रहकर संविधान की जानकारी रखनी चाहिए और हरियाणा वासियों से आपसी भाईचारे की सीख लेनी चाहिए। दिग्विजय ने यह भी कहा कि हरियाणा के लोग अगर चंडीगढ़ को साझा रखना जानते हैं तो अकेला रखना भी जानते हैं। दिग्विजय चौटाला ने कहा कि पंजाब सरकार को किसी गलतफहमी में नहीं रहना चाहिए, क्योंकि हरियाणा के लोग जहाँ शांति से हुए बंटवारे में भाईचारे से रहना जानते हैं तो वहीं कोई अन्याय होता है तो अपना हक लेना भी जानते हैं।
सूरजकुंड मेले को रविवार को 50,000 से अधिक लोगों ने देखा। आज अंतिम दिन। सूरजकुंड मेला अब समाप्ति की ओर बढ़ रहा है। एक पखवाड़े से भी अधिक समय के लिए आयोजित हुआ मेला का अंतिम रविवार दर्शकों व पर्यटकों के लिहाज से ठीक रहा। शाम 6 बजे तक 50,000 दर्शक मेले में पहुंचे। दर्शकों की भीड़ को देखकर हस्तशिल्पियों के चेहरे पर भी रौनक दिखाई दी। सोमवार को मेले का अंतिम दिन है। रविवार सुबह तापमान अधिक होने की वजह से दिन में सीमित संख्या में दर्शक पहुंचे थे, पर दोपहर बाद जैसे ही सूरज की तपिश कुछ कम होती दिखी, मौसम खुशगवार हुआ तो दर्शकों के कदम भी मेला परिसर में पड़ते दिखाई देने लगे। शाम होते होते मेला प्रांगण दर्शकों से खचाखच भरा नजर आया। मुख्य एवं छोटी चौपाल पर होने वाले कार्यक्रमों का दर्शकों ने खूब आनंद लिया। मेला परिसर में विभिन्न स्थानों पर बने सेल्फी पॉइंट फोटो खिंचवाकर यादों में संजोया गया। फिर से सस्ता हुआ सरसों का तेल। पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों ने माल भाड़ा तेजी से बढ़ाया है, जिसका असर खाने पीने की चीजों से लेकर तमाम उपयोगी चीजों पर नजर आया है। हालांकि दिल्ली तेल तिलहन बाजार में सोयाबीन, पाम ऑयल और बिनोला तेल की कीमतों में सुधार देखा गया है। मंडियों में सरसों की सप्लाई में तेजी आई है, जिसके कारण सरसों की कीमत में 25 रुपए प्रति क्विंटल की गिरावट हुई। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 3 अप्रैल को यहाँ सरसों के तेल के भाव 157 रुपए पर खुले, जबकि पिछले साल सरसों के दाम सर्वाधिक स्तर यानी 210 रुपए तक पहुँच गए थे। उस लिहाज से बात करें तो अभी सरसों के तेल के दामों में 50 रुपए से ज्यादा की गिरावट दर्ज की गई है। बाजार विशेषज्ञों का मानना है कि आने वाले सप्ताहों में दामों में गिरावट जारी रह सकती है। केवल सरसों के तेल ही नहीं बल्कि मांग की कमजोर रहने से मूंगफली तेल की कीमतों में भी गिरावट देखी गई है। हरियाणा में बेरोजगारी की दर देश में सबसे अधिक, राजस्थान और जम्मू कश्मीर नंबर 2 पर। अर्थव्यवस्था की धीरे धीरे सामान्य स्थिति की ओर लौटने के साथ ही देश में बेरोजगारी की दर घट रही है। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी यानी CMIE के आंकड़ों से यह जानकारी मिली है। CMIE के मासिक आंकड़ों के अनुसार देश में बेरोजगारी की दर फरवरी में 8.10% थी, जो मार्च में घटकर 7.6% रह गई। 2 अप्रैल को यह अनुपात और घटकर यानी 7.5% रह गया। शहरी बेरोजगारी की दर 8.5%, तो वहीं ग्रामीण क्षेत्रों के लिए 7.1% रही। खासकर ग्रामीण क्षेत्रों के लोग बेरोजगारी को नहीं झेल सकते, इसलिए उन्होंने खाने कमाने के लिए जो भी रोजगार मिल रहा है वे उसके लिए तैयार हो जाते हैं। आंकड़ों के अनुसार मार्च में हरियाणा में बेरोजगारी की दर सबसे अधिक यानी 26.7% रही। उसके बाद राजस्थान और जम्मू कश्मीर में यह 25% रही। बिहार में बेरोजगारी की दर की बात करें तो 14.4%, त्रिपुरा में 14.1% और पश्चिम बंगाल में 5.6% रही। अप्रैल 2021 में कुल बेरोजगारी की दर 7.97% रही। वहीं मार्च 2022 में कर्नाटक और गुजरात में बेरोजगारी की दर सबसे कम यानी 1.8% रही। 13 दिन में 8 रुपए महंगे हुए पेट्रोल डीजल। राजस्थान के गंगानगर में 120 रुपए प्रति लीटर के पार निकला पेट्रोल। आने वाले दिनों में 12 रुपए तक और बढ़ सकते हैं दाम। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में फिर से एक बार बढ़ोतरी दर्ज की गई है। राजधानी दिल्ली में रविवार को पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 80 पैसे की बढ़ोतरी दर्ज हुई है। इसके साथ ही यहाँ 1 लीटर पेट्रोल 103 रुपए 41 पैसे और डीजल 94 रुपए 67 पैसे प्रति लीटर पर पहुंच गया है। 22 मार्च से अब तक यानी 13 दिन में ही दिल्ली में पेट्रोल डीजल 7 रुपए 96 पैसे प्रति लीटर तक महंगा हो चुका है। क्रिसिल रिसर्च की एक रिपोर्ट के मुताबिक ऑयल मार्केटिंग कंपनियों के नुकसान की भरपाई के लिए पेट्रोल डीजल की कीमत में 15 से 20 रुपए का इजाफा करने की आवश्यकता थी। इस लिहाज से देखें तो पेट्रोल डीजल की कीमत में अभी और 12 रुपए की बढ़ोतरी दर्ज हो सकती है। आपको साथ ही यह बात भी बताते चले कि आज जब आप 100 रुपए का पेट्रोल डलवाते हैं तो इसमें से 52 रुपए टैक्स के रूप में सरकार की जेब में जाता है। इससे आम लोगों की जेब तो खाली हुई, वहीं सरकार का खजाना तेजी से बढ़ता गया। पाकिस्तान की नेशनल असेंबली में रविवार को बड़ा सियासी ड्रामा हुआ। प्रधानमंत्री इमरान खान को कुर्सी से हटाने की विपक्ष की कोशिश फिलहाल नाकाम हो गई। असेंबली के डिप्टी स्पीकर ने अनुच्छेद 5 के तहत विपक्ष का अविश्वास प्रस्ताव खारिज कर दिया। इसके लिए डिप्टी स्पीकर ने विदेशी साजिश का हवाला दिया। इसके तुरंत बाद इमरान की सिफारिश पर राष्ट्रपति आरिफ अलवी ने नेशनल असेंबली को भंग कर दिया। अब पाकिस्तान में अगले 90 दिन के अंदर आम चुनाव कराए जाएंगे। तब तक इमरान खान कार्यवाहक प्रधानमंत्री बने रहेंगे। वहीं दूसरी तरफ श्रीलंका में इमरजेंसी के बीच राजनीतिक उठापटक तेज हो गई है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक श्रीलंका के प्रधानमंत्री महिंद्रा राजपक्षे राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे से मिलने पहुंचे हैं। माना जा रहा है कि उनका पूरा मंत्रिमंडल एक साथ इस्तीफा दे सकता है। वहीं श्रीलंका में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया है। देश में फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम सहित सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म आउट ऑफ सर्विस हो गए हैं। वहीं दूसरी तरफ एक और खबर की तरफ नजर डालें तो तालिबान हुकूमत ने रविवार को एक नया फरमान जारी कर अफीम की खेती पर प्रतिबंध लगा दिया है। अफगानिस्तान में शराब, हेरोइन की टेबलेट, अफीम और हशीश जैसे नशीले पदार्थों का इस्तेमाल
खरीद फरोख्त और इम्पोर्ट एक्सपोर्ट पर बैन लगा दिया है। तालिबान का यह फैसला इसलिए भी हैरान करने वाला है क्योंकि ड्रग्स के व्यापार से ही उसके 80,000 लड़ाकों की फंडिंग होती है। अफगानिस्तान में दुनिया की सबसे नशीली अफीम उगती है। यही अफीम दुनिया भर में प्रोसेस्ड ड्रग्स यानी हेरोइन के रूप में पहुंचती है, जो मूल अफीम से 1500 गुना ज्यादा नशीली होती है। आज खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए CWB हिंदी न्यूज। नमस्कार।